देखिए, हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। तो जेई वाले स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा, पहले आप जो नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको कवर अप करिए। उससे आपका थोड़ा सा लो लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं, वो उससे आपका बेस कवर हो जाएगा। लो लेवल नहीं होता इन द सेंस कि बेसिक्स कवर अच्छे हो जाएंगे आपके। देन उसके बाद आप जेई के कराइए। तो मैं यहाँ आपको नीट के क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं। देन विल गो विद द जेई क्वेश्चंस। ओके, देखिए हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट। तो देखिए, एक क्वेश्चन आप में इसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के, एंड उसमें सॉलिड स्टेट के हम टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ, क्योंकि हमारा चैप्टर सॉलिड स्टेट चल रहा है। तो देखिए, पहला सेकंड क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? FeO 0.9 is non-stoichiometric metal deficiency defect. Yes, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है नॉन स्टैकोमेट्रिक में होता है, जिसमें जो रेशियो होता है कैटायन एनायन का वो चेंज रहता है ना, सेम नहीं होता। सेकंड क्या कहता है, डेंसिटी डेंसिटी डिक्रीज इन केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्टकी डिफेक्ट। यस, डेंसिटी डिक्रीज होती है शॉर्टकी में, कैटायन एनायन का रेशियो मिक्स हो जाता है ना, वो कम हो जाता है, कैटायन एनायन हटते हैं उससे तो डेंसिटी कम हो जाता है। NaCl इज इंसुलेटर, यस। सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, यस। सिल्वर इज कंडक्टर, यस। क्वार्ट इज पीजोइलेक्ट्रिक जिससे ग्लास वगैरह बनते हैं, यस करेक्ट। तो सी भी करेक्ट। डी, फ्रैंकलिन डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड विच साइज ऑफ कैटायन एनायंस आर ऑलमोस्ट इक्वल। नहीं, गलत। फ्रैंकल डिफेक्ट किस में दिखता है? जिसमें कैटायन का साइज छोटा होता है एनायंस, है ना, और साइज तो जो ऑलमोस्ट इक्वल होता है वो शॉर्ट की डिफेक्ट में होता है, वो शॉर्ट की डिफेक्ट में होता है। ओके, क्लियर। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा? डी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लिथियम हैज अ BCC स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज 530 kg पर मीटर क्यूब एंड इट्स एटॉमिक मास इज दिस, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। देखिए, जब भी आपने एज लेंथ निकालनी है, जब भी आपने एज लेंथ निकालनी है तो उसको सेंटीमीटर में रखना है, ठीक है, सेंटीमीटर में ले जा आंसर निकालना है। बाद में उसको चाहे आप पिकोमीटर में चेंज कर लो, लेकिन अभी आपने क्या करना है, सेंटीमीटर में रखना है सारा, क्योंकि सेंटीमीटर में आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Z इंटू एम एन इंटू ए क्यूब। तो एज लेंथ निकालना है, ए क्यूब इसमें एज लेंथ होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z इंटू एम डेंसिटी इंटू एन। Z क्या होता है? एटम पर यूनिट सेल। BCC के लिए Z का वैल्यू कितना होता है? 2। M इज द मास 6.94। डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी को चेंज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेंसिटी है kg पर मीटर क्यूब में है। kg देखो यूनिट सेम होने चाहिए ना, kg पर मीटर क्यूब है, ये ग्राम है, ग्राम पर मोल, तो या kg ग्राम में होना चाहिए, मीटर क्यूब सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 530 kg, 530 kg है। आप kg को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1000 से, ग्राम में हो गया। साथ में क्या है? पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब मतलब नीचे मीटर क्यूब है। अच्छा, 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर क्यूब कितने के हुए? 100 इंटू 100 इंटू 100। 3 मीटर क्यूब है तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ये 3 4 0 कैंसिल हो गई, ये 100 लगा, 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये हमारा चेंज हो गया। तो डेंसिटी का वैल्यू आ गया 0.53। एन क्या है? एवोगैड्रो नंबर, वो आपको दे रखा है 6.02 इंटू 10⁻23। अब देखो यहाँ क्यूब है, ये तो इधर जाएगा, ये क्यूब रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। अब देखो सिंपली आप इसको कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मारेंगे और अपना आंसर अप्रॉक्स के आसपास लेके आएंगे। 2 तो 2 है, 6.94 किसके नजदीक है? 7 के नजदीक है बहुत, है ना, तो इट कैन बी रिटन एज 7। अच्छा, 0.53, 0.53 को आप 0.60 तो लिख नहीं सकते, तो 0.53 किसके नजदीक है? 0.5, 0.50 के नजदीक है।
अच्छा 6.02 किसके नजदीक है, 6 के, इंटू 10⁻23 की पावर 1/3। ओके, ये कैलकुलेशन देखो, वो आपसे कैलकुलेशन करवाना नहीं चाहता है, बस आपसे वो थोड़ा अप्रॉक्स लगवाना चाहता है, और वो करना पड़ेगा आपको। करना भी चाहता हो कैलकुलेशन, पर आप इजी करो। अच्छा देखो 0.50 कितना होता है, आधा, 50 पैसे कितना होता है, 50/100 कितना हो गया, हाफ। तो ये हाफ ऊपर चल जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 2, नीचे 6 इंटू, अच्छा ये 10 की पावर 23 है, इसको ऊपर ले जाओ, -23 हो गया, क्या बचा 1/3, 2 3 जा 6, ये हो गया आपका 14/3 इंटू 10⁻⁻23। अब एक ध्यान से देखना मेरी बात, यहां समझने वाली बात है। 14/3 का क्यूब रूट है, वो तो चलो मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। और ये क्या है, 10⁻⁻23, दोनों का क्यूब होगा, इसका भी 1/3 लगेगा, इसका भी 1/3 लगेगा, लेकिन 1/3 के टेबल में 23 नहीं आता। तो देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, ये आपने कैलकुलेशन वहां पे फास्ट करनी है। 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, इसे क्या हुआ, -23 -1 कितना हो गया, -24, वो 3 के टेबल में जाता है। और ये क्या, 10 की पावर -1, ये ऊपर जाके 10 बन जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 140/3 140/3 इंटू 10⁻⁻24 की पावर 1/3। अब इसको आप अलग 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 कर दो, 140/3 का क्यूब रूट अलग, या 140/3 को आप कैलकुलेट भी कर लो, अप्रॉक्स पे जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, अप्रॉक्स पे जाएंगे। 145/3 कैलकुलेट करोगे, आपका 46.666666 चलता जाएगा, तो बस आप 46.6 तक ले लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। इसकी पावर 1/3 अलग, और 10⁻⁻24 की पावर 1/3 अलग। इससे देखो क्या हुआ, ये -8 आ गया। अब 46.6 का क्यूब रूट, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 46 ऐसा कोई नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करो और 46.6 के आसपास पहुंचे। देखो यहाँ बॉक्स में कर रहा हूं कैलकुलेशन, 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हो 27 आता है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो 64 आता है, तो मतलब आपका आंसर 46.6 इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको एक नंबर पता है 3.5 3.5। यहां आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको हल्की सी करनी पड़ेगी अपना आंसर एग्जैक्ट निकालने के लिए। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं तो 42.87 समथिंग आता है, 42 पॉइंट, मतलब अभी भी मैं पीछे हूं, थोड़ा सा आगे ले लो यार, 3.6 ले लो, बात खत्म। थोड़ा सा आगे ले लिया मैंने 3.6, अदरवाइज तो आंसर 3.5 समथिंग कुछ आएगा, अदरवाइज 3.5 समथिंग, बट हम इतना टाइम नहीं है ना कि 3.52 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करके चेक करूं, नहीं कर सकता। तो मेरा आंसर मैं 3.6 के अराउंड देखता हूं, बट मुझे इतना पता है मेरा आंसर आगे आ जाएगा 3.6 से भी। अगर आपको थोड़ा डाउट है, एक्यूरेट जाना है, तो आप क्या करो, अगर आपको और एक्यूरेट जाना है तो 3.6 को मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो अराउंड आपको 46.6 के अराउंड नजदीक नजदीक दिखेगा। लेकिन हाँ, आपको इतना पता है कि हमारा आंसर इससे थोड़ा कम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज अप्रॉक्स ली है। चलो वो भी नहीं पता आपको, मैं मानता हूँ वो भी नहीं पता, आपको पता लग गया 3.6 के अराउंड आएगा, ये इतना पता लग गया, 3.6 के अराउंड आएगा। अब क्या करोगे आप, ये आया आपका सेंटीमीटर में, लेकिन आपको किस में चाहिए, पिकोमीटर में। तो एक पिकोमीटर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो एक सेंटीमीटर 10⁻⁻10 पिकोमीटर के बराबर हुआ। तो इसका मतलब इसको चेंज कर दो, 3.6 इंटू 10⁻⁸ बाई 10⁻⁻10 पिकोमीटर। 8 पावर कट गई, 2 ऊपर चला गया, 36 इंटू 2, 360 के अराउंड, मतलब 36 की लाइन में आंसर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा ये एग्जैक्ट आएगा, हम अप्रॉक्स मारा, हमने कहा अप्रॉक्स मारा, ये क्यूब रूट हमने अप्रॉक्स मारा, नहीं तो एग्जैक्ट में 46.6666 समथिंग जा रहा है, पर हमने अप्रॉक्स मार लिया। तो आपको ऑप्शन वो ऐसी देगा जिसमें आपको अंदाजा मेरा आंसर देखो किसके नजदीक आ रहा है। तो देखो आप 350, ये वाली लाइन आ रही है मेरी 352, और यही क्वेश्चन आपका 3-4 मिनट खा जाएगा, ये बेसिक्स कैलकुलेशन करने के बावजूद भी, बेसिक कैलकुलेशंस करी है मैंने, इसके बावजूद भी ये
आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, मतलब अप्रॉक्स मारेंगे हम। ओके अब मैं आंसर एग्जैक्ट पता कैसे आएगा, जो यहाँ पे हमने अप्रॉक्स मारा 46.6 का 3.6, ये एग्जैक्ट में आंसर 3.567 कुछ समथिंग एग्जैक्ट आता है, तो वो आंसर 352 पॉइंट एग्जैक्ट आएगा। पर आप एग्जैक्ट निकालने बैठे होगे तो टाइम लगेगा आपको, तो हम क्यों जा रहे हैं ना, हम कैलकुलेशन अवॉइड करो थोड़ी, तो आंसर आ गया हमारा ए 352 पिकोमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन, the ionic radii of A plus A B minus ions are these. This is the coordination number of each AB. देखिए मैंने आपको ये बताया था रेडियस रेशियो के बारे में, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो क्या होती है, कैटायन टू एनायन रेशियो, कैटायन टू एनायन का रेशियो मैंने आपको बताया था। तो रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, कैटायन का रेशियो कितना दिया हुआ हमें 0.98 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 1.81 इंटू 10⁻⁻10, ये कैंसिल हो गया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, ये राउंड अराउंड आंसर आता है हमारा 0.541। अब मैंने आपको बताया हुआ है, नोट्स खोलेंगे, कि अगर हमारा पॉइंट 441 से लेके 0.732 के बीच में अगर हमारी रेडियस रेशियो आती है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में आती थी हमारी। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो 6 से बनता है, दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर किससे बना होगा 6 से, तो वहां से वो रेशियो से आपने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का था। उसी तरह टेट्रा का भी मैंने रेशियो बताया था आपको, ठीक है, वो याद रखना है। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2R, this the coordination है डायरेक्ट है 8 and 4, डायरेक्ट CaF2 में कैल्शियम प्लस 2 का 8 होता है, फ्लोरीन का 4 होता है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जैसे फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में मैंने जैसे बताया था आपको, ओके ये वो मैंने पॉइंट्स लिखाए थे आपको, जिसमें मैंने लिखा था जो कैल्शियम है वो CCP अरेंजमेंट करता है इसमें क्यूबिक की, और F जो होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बॉडी डायगोनल्स में होते हैं, ये भी बताया था मैंने आपको। सेवंथ, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टलाइन, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। शॉर्टकट इफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी, यस इनकरेक्ट है, शॉर्टकट इफेक्ट में डेंसिटी कम होता है क्योंकि कैटायन एनायन इक्वल साइज में मिस होते हैं। फ्रैंकलिन इफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये भी इनकरेक्ट है, फ्रैंकलिन इफेक्ट में डेंसिटी कम नहीं होती, डीलोकेट हो जाता है हमारा कैटायन। फ्रैंकलिन इफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट, यस दिस इज करेक्ट, फ्रैंकलिन इफेक्ट में डिसलोकेशन हो जाता है। फ्रैंकलिन इफेक्ट हैलाइड्स में नहीं पाया जाता, फ्रैंकलिन इफेक्ट AgI AgBr इनमें आता है, हैलाइड्स में शॉर्टकट इफेक्ट पाया जाता है, NaCl KCl NaBr इसमें पाया जाता है शॉर्टकट इफेक्ट। तो ये हैलाइड्स हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हैलाइड्स हैं किसके, अल्कलाई मेटल्स के। अल्कलाई मेटल्स जो सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये अल्कलाई मेटल्स हैं। एट्थ, द वेकेंट स्पेस इन द BCC लैटिस, 3 स्पेसिस मैंने आपको बताई थी वेकेंट, प्रिमिटिव सिंपल, और उसमें 48 होती है, और इसमें 32 होती है BCC में, एक आपकी FCC होती है ना, 3 स्पेसिस बताई थी मैंने आपको। नाइन्थ देखिए, अ गिवन क्रिस्टल आउट मेटल क्रिस्टलाइज आउट विद अ क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ, एज लेंथ दे दिया हमें कितना 361 पिकोमीटर। इफ देर आर 4 मेटल एटम्स इन 1 यूनिट सेल, मतलब रैंक दे दिया इसका, रैंक दे दिया कितना 4 पर यूनिट सेल में जितने एटम होते हैं दैट इज द रैंक। व्हाट इज द रेडियस ऑफ 1 एटम। अच्छा एक मैंने आपको बता रखा था, रैंक भी बताया था, एक मैंने आपको टेबल लिखा था ना कि जिसका रैंक 142 सिंपल क्यूबिक FCC BCC, ये मैंने आपको बताया था। रैंक क्या होता है Z एटम पर यूनिट सेल। इनके केस में मैंने इनका रिलेशन भी बताया था, R इक्वल टू A/2 होता है, इसका रिलेशन √2A/4 होता है, इसका रिलेशन √3A/4 होता है। तो Z इक्वल टू 4 मतलब हमारा ये वाला क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। और क्या निकालना हमने, रेडियस, रेडियस ऑफ एटम क्या होता है √3A/4,
ए का वैल्यू हमें दे रखा है इन्होंने, कितना है 361। ये तो सिंपल कैलकुलेशंस है, 1.41 यूज करके आप 361 इंटू 4 यूज कर लेंगे, है ना। ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। 1.14 नहीं 1.41, दैट इज 127 पिकोमीटर के अराउंड। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ए आपको पिकोमीटर में दे रखा है, तो बी ऑप्शन। ये देखिए 17, लिथियम मेटल क्रिस्टलाइन बीसीसी, लिथियम मेटल को बीसीसी है स्ट्रक्चर। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट लेंथ इज 351, द एटॉमिक रेडियस, सेम क्वेश्चन। बीसीसी के लिए क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है अभी मैंने, √3a/4, √3a/4। तो यहाँ पे a का वैल्यू हमें दिया कुछ, यस 351, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 17 में, √3a/4 इक्वल टू रेडियस, √3a का वैल्यू इज 351/4, √3 कितना होता है 1.732, ये पूरी वैल्यू लेनी है √3 की, एंड 351/4। इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें कोई अप्रॉक्स नहीं, इतना टाइम वो आपसे चाहता है कि आप लो। 151.98 के अराउंड आंसर आता है, दैट इज बी ऑप्शन। 18, कॉपर क्रिस्टलाइन इन FCC lattice with a unit length of 361, what is the radius, सेम चीज 361, आई थिंक यही वाला क्वेश्चन है ऊपर वाला, देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, और उसमें लेंथ कितना दे रखा है 361, इसमें भी लेंथ 361 दे रखा है, ओके। तो आंसर है 128। 128 पता है क्यों आ रहा है आंसर, क्योंकि जो यहाँ पे आंसर आया था हमारा 127 पॉइंट समथिंग आया है, जो ये आंसर आया था हमारा ऊपर, वो 1 पॉइंट एग्जैक्ट आंसर जो है इसका 127.25 के अराउंड आता है, तो उसको हमने 127 लिख दिया। यहाँ पे कितना आ रहा है, वो 128 आएगा। क्वेश्चन तो देखो सेम है, लेंथ दे दिया एज लेंथ, और रेडियस पूछ रहा है कौन सा स्ट्रक्चर, FCC का, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा √2a/4 वाला। रेडियस पूछ रहा है, एज लेंथ दे दिया। With which one of the following elements silicon should be doped to give p type semiconductor? p type semiconductor आते हैं जब आप ग्रुप 13 को डॉप्ट करते हो ग्रुप 14 में, और n टाइप तब आते हैं जब ग्रुप 15 को डालते हो ग्रुप 14 में। तो ग्रुप 13 को डालना है। ग्रुप 13 में कौन सा है, बोरोन, बोरोन, अल्मीनियम, ये वाला, इंडियम, थेलियम, ये वाला। 20th, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी में फ्री स्पेस पूछ रहा है। 32% है ना, बीसीसी में 68% स्पेस होती है, जिसमें से फ्री स्पेस आउट ऑफ दिस इज 32%। 100 में से माइनस कर देंगे तो 32%। ये तो आप एग्जैक्ट फिगर याद रखो, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। इफ ए स्टैंड एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिंपल बॉडी सेंटर क्यूबिक, देन द रेशियो ऑफ रेडियाई, इनका रेशियो पूछ रहा है। अगर ए दे रखा है एज लेंथ, देन किसका रेशियो, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर एंड क्यूब फेस सेंटर, ये रेशियो पूछ रहा है, जो अभी हमने ऊपर रैंक आपको बताया a/2, और दूसरा बताया बीसीसी का सेकंड में, पहला है सिंपल फिर बॉडी, इन्हीं का रेशियो पूछ रहा है जो मैंने टेबल बनाया। बॉडी के केस में √3a/4 और उसमें √3a/4। ये रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन है फॉर सिंपल, बीसीसी एंड एफसीसी। ओके, तो ऑप्शन कौन सा रहा इसमें हमारा, a/2, ये ए ऑप्शन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन अ प्रिमिटिव सेल इज 48%। प्रिमिटिव होता है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में स्पेस 58% पैकेजिंग आती है, और 52% सॉरी, पैकेजिंग आती है 52%, और फ्री स्पेस होता है उसमें 48%।
तो इसमें ये क्या कह रहा है, कहता फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, ये तो बेसिकली कहता फ्रैक्शन 48 आती है, नहीं 48 तो फ्री आती है, तो ए इज इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन हमारा सही है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा इसलिए ये करेक्ट है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली वॉलेटाइल, यस मॉलिक्यूलर सॉलिड जनरली वॉलेटाइल होते हैं, रीजन बीइंग वो उड़ जाते हैं, मतलब वॉलेटाइल मतलब उड़ जाना जल्दी, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, दैट्स वाई उनका जो बॉन्ड होता है इजीली टूट जाता है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल इज 4, यस टेट्राइडल वैलेंसी होती है, 4 3 नीचे 1 ऊपर ऐसे टेट्रावैलेंटली ज्वाइंट होते हैं। ब्रेविलेट इज 14 होती है, सारे ऑप्शन ठीक हैं, सिर्फ ए इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर भी ए ही होगा। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन द सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड्स इज जनरली ड्यू टू, वो मैंने आपको बताया था जो मेटल डेफिशिएंसी, मेटल एक्सेस, तो उस डिफेक्ट में कलर्स क्यों शो होते हैं, एफ सेंटर की रेट हो जाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो कि फ्री होता है, उस इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर बोला जाता है, तो क्योंकि वर्ड्स मैंने आपको बताया था कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो एफ सेंटर के कारण क्या होता है, कलर शो करता है, वो जब उसे हीट करते हैं तो वो क्या करता है, कलर शो करता है। ओके, तो ऑप्शन इज ए। ओके, मेटल एक्सेस दो डिफेक्ट बताए थे ना मैंने आपको, मेटल नॉन स्टाइकोमेट्रिक में मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी, तो ये मेटल एक्सेस में डिफेक्ट में जा रहा था और नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते थे। एक NaCl का एग्जांपल बताया था, जैसे मैंने आपको NaCl का, उसमें क्या होता था, अगर उसका रेशियो Na प्लस Cl नेगेटिव का रेशियो 6:6 है, तो कुछ हीटिंग के कारण कुछ वेपर Na के पास हो रहे हैं, NaCl के Na पास हो रहा है वेपर फॉर्म में यहाँ से, तो वो क्या करता था, इस Cl को साथ में ले जाता था और जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाता था वो यहाँ पे रह जाता था। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, इसके कारण हम इसे बोलते थे एफ सेंटर। और एफ सेंटर क्यों बोलते थे, जर्मन वर्ड है, एफ का मतलब होता है कलर, एफ का मतलब होता है कलर, इसलिए ये कलर शो करता है, इलेक्ट्रॉन कलर शो करता है, हीट करने पर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, लोअर स्टेट में अप डाउन करता है, इसके कारण कलर शो होते हैं। 27 28 in FCC lattice unit cell is shared by equally how many unit cell, FCC में कितने यूनिट सेल को शेयर करना है, देखिए यूनिट सेल को शेयर करना है, एक क्यूब है आपका, ये पूरा एक यूनिट सेल है, ये कितने यूनिट सेल इसके आसपास होंगे, तो सिंपल सी बात है, देखो 6 फेसेस हैं, एक फेस ये रहा, एक फेस उधर है, एक फेस ऊपर, एक फेस बैक में, एक फ्रंट में, तो एक डाउन में, तो 6 फेसेस हैं, तो इसी के इनके सामने क्या होंगे, 6 यूनिट सेल और होंगे, मतलब 6 क्यूब और होंगे, 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस में एक एक यूनिट सेल अलग से लगा होगा, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है ना, तो यूनिट सेल का पूछ रहा है, वो एटम नहीं पूछ रहा कितने शेयर हो रहे हैं, यूनिट सेल शेयर कितने हो रहे हैं, तो आई थिंक 6 यूनिट सेल शेयर हो रहे हैं, तो ऑप्शन इज डी। 30 देखिए, A compound formed element X and Y crystal cubic structure in which X atom are in the corners of the cube and the Y atom at the face center. कॉर्नर में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, एक ही रहता है कॉर्नर में, और Y कहाँ पे है, फेस सेंटर, फेस सेंटर में कितने रहते हैं आपके, 3 रहते हैं फेस सेंटर में, 6 फेसेस शेयर बाय 2 तो 3, तो फॉर्मूला क्या बन गया, x बाय क्यूब। अच्छा, अभी यहाँ पे ना कोई क्वेश्चन वैसा नहीं आया है, आप लोग उसको भी करें, क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं मैं आपको करवा भी दूंगा, जिसमें ना जरूरी नहीं है कोई वो बोलता है कि कॉर्नर शेयर होता है, वो कहता है कि वॉइड शेयर करेगा जी, वॉइड शेयर होंगे, हाफ वॉइड शेयर होंगे, 2/3 वॉइड, ऑक्टाइडल वॉइड शेयर कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है आपने, मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके नीट में, इसमें जिसमें एग्जैक्ट नहीं बोलेगा कि इतने वॉइड्स हैं, मतलब ऑक्टाइडल वॉइड कितने हैं, टेट्राइडल वॉइड कितने हैं, उसमें एक्स एटम इतने वॉइड को शेयर कर रहा है, वाई एटम 2/3 टेट्राइडल वॉइड को शेयर कर रहा है, अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा, मतलब चांसेस ज्यादा है जो मुझे लगता है आपको आएंगे। 31 पाइक्नोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज दिस, वाइल देखो ये पता है क्या पाइक्नोमेट्रिक क्या है, दैट इज द कैलकुलेटेड डेंसिटी, जो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे वो डेंसिटी इसने दी है, और एक्सरे डेंसिटी क्या है,
एक्सरे क्या है, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली आई है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो प्रैक्टिकली आपने लैब में निकाली है वैल्यूज की, वो ये है। और जो पाइक्नोमेट्रिक है वो आपको कैलकुलेटेड है, वो आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करी है। तो कहता है कि बताओ फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट्स इन द सोडियम क्रिस्टल। तो हम कैसे निकालते थे, ये कैसे निकालते, देखो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एक्सरे वाली, माइनस, और जो एग्जैक्ट नहीं है वो कौन सी है, ये जो हमने निकाली अपॉन एक्सरे। फ्रैक्शन का मतलब कैसे, देखो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मान लो आपके पास कोई चीज है, उसमें अभी 10 है, अब वो जाके 20 हो गई, तो फ्रैक्शन कितना चेंज आया फ्रैक्शन का, तो आप फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, है ना, सॉरी डिवाइड बाय फाइनल 20 वाला, तो ये फ्रैक्शन आती है। तो ये फ्रैक्शन एक्सरे माइनस दिस बाय दिस, तो ये बस वैल्यू पुट करनी है हमें। एक्सरे का वैल्यू कितना दे रखा आपको, 2.178, 2.165 बाय 2.178, 10⁻³ 10⁻³ बाहर ले लो, अंदर बचा 2.178 माइनस 2.176 अपॉन 10⁻³ इंटू 2.178, कैंसिल हो गया इससे, इन दोनों को माइनस करोगे आपका आ जाएगा 0.013 बाई 2.178, 1000 से 1000 कैंसिल, 13/2178, तो ये अराउंड आपका 13 से डिवाइड करेंगे 5.9 इंटू 10⁻³ के इसके आसपास ही आएगा अपने बी ऑप्शंस। Zn converts from its melted state to its solid state in HCP, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, नियरेस्ट नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन। HCP में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, आंसर इज सी। A compound formed by element A and B crystal cubic structure where A atoms at the corners, corners के लिए क्या होगा 1, और B कहाँ पे है, B is present at the face centers 3, टोटल 6 होते हैं, बाय 2 3, तो ए बी 3, बी ऑप्शन। अच्छा ये ना एक आपके सिलेबस में मुझे नहीं लगता ब्रैग इक्वेशन है, ये ब्रैग डिफ्रैक्शन है, तो आई डोंट थिंक सो ये आपके सिलेबस में, पर फिर भी मैं चेक कर लूंगा कि लेटेस्ट सिलेबस में मैंने तो नहीं देखा, नीट का जो लेटेस्ट सिलेबस है ब्रैग इक्वेशन है। ओके फिर मैं दोबारा एक बार चेक कर लूंगा इसको। 40 को देखिए आप, the edge length of FCC with cell is 508, the radius of cation is this, the radius of the anion। देखिए FCC स्ट्रक्चर कौन शो करता है, NaCl, आयनिक कंपाउंड है NaCl, ये FCC शो करता है। इसमें आपको याद है मैंने ये लगाया था, रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन इक्वल टू A रहता है, ये बताया था मैंने आपको, ये रेशियो रहता है। मैंने कहा ये भी आपको फॉर्मूला, मैंने जो 7-8 पॉइंट आपको लिखाए हैं ना वहाँ पे, उसी में से देखो ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं, उसी के ही फॉर्मूले बार बार यूज़ कर रहा है। अगर आपको वो लर्न है तो आपको सीधा ही क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ये जगह 2 टाइम R प्लस R माइनस इक्वल टू ए, द रेडियस ऑफ द एनायन पूछ रहा है। ए का वैल्यू कितना दे रखा है 508, 2 और क्या दे रखा है, कैटायन दे रखा है आपको 1110 प्लस R एन नेगेटिव, R नेगेटिव निकालना है यहाँ से, ये कैंसिल कर लो 25 4, R नेगेटिव इक्वल टू 254 माइनस 110, that is 144 picometer, C option। Schottky defect is in a crystal absorb when, Schottky defect कब दिखता है, जब D option, equal number of cation and anions are missing from the lattice। 42, intermetallic compound Li crystalline cubic lattice in which both latinum and silver have coordination number of 8, the crystal class is BCC। आपको बताया मैंने उसका बॉडी सेंटर क्यूबिक में एनायन और कैटायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो सेम रहता है, इन BCC कैटायन एनायन का रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहता है, तो आंसर इज बी।
43 अभी ऊपर किया था. द एज लेंथ ऑफ सेंटर यूनिट क्यूबिक सेल इज 508. द रेडियस ऑफ द एनायन, सेम ये वाला फॉर्मूला. क्यों लग रहा है वाला फॉर्मूला? देखो कैटायन एनायन का रेशियो पूछ रहा है, और क्यूबिक सेल मतलब सिंपल एफसीसी, यूनिट क्यूबिक सेल मतलब एफसीसी के बारे में पूछ रहा है, तो सेम फॉर्मूला लगा के आप उसको सॉल्व कर लोगे. ये देखिए 50, अ सॉलिड विद हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. देखो हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है. देखो सिलिकॉन नहीं होगा, सेमीकंडक्टर है. NaCl नहीं होगा क्योंकि NaCl मॉल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी शो करता है, सॉलिड स्टेट में नहीं करता. आइस भी नहीं होगा, सॉलिड स्टेट में नहीं करता. लिथियम बच्चा, लिथियम का ये इंपॉर्टेंट है, ये एस ब्लॉक में भी पूछता है. इसका हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होता है, किसका? लिथियम का. एस ब्लॉक में भी ये चीज दोबारा पूछता है वो, तो 50 का बी. 53 ऑन डोपिंग जर्मेनियम मेटल, किससे करना है? विद द इंडियम और गैलियम. इंडियम किस में आते हैं? 13 ग्रुप में आते हैं, है ना? 13 ग्रुप में, तो 13 ग्रुप को 14 ग्रुप में डालते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आते हैं. तो आंसर इज ए. फिफ्टी फोर इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ऑफ Ca+8. अभी करा, पीछे ऊपर रिपीट है क्वेश्चन, 8 आया. CaF2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 8. फिर बार बार कह रहा हूँ, जो मैंने पॉइंट्स लिखाए थे वीडियो लेक्चर्स में, रिपीट करिए वो पॉइंट्स को, लिखिए, उन्हीं से ही सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार. 55 the number of atom contained in FCC unit cell for monoatomic substance. मोनोअटोमिक सब्सटेंस कितने होंगे? 4 होते हैं ना, किसमें? एफसीसी में. 3 आपके फेस पे हो गए और 1 कॉर्नर में, तो 4 हो गए. तो सी ऑप्शन सीधा ही आ गया. तो 65 ये तो एज इट डायरेक्ट याद रखना है. ये मैंने आपको बताया था कि ये लेटिस है, किसमें है, कितना एंगल होता है, ये आपको याद रखना है. तो इसमें कितना पूछ रहा है? ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड द एक्सिस एंगल्स आर, ओके सॉरी, ऑर्थोरोम्बिक में पूछ रहा है. ऑर्थोरोम्बिक में 90 डिग्री होते हैं, तीनों एंगल ऑर्थोरोम्बिक में 90 डिग्री होते हैं. अच्छा, कोई गुड क्लीवेज क्यों शो करता है? गुड क्लीवेज मतलब वो काटना, है ना, ऐसे जब हम उसे काटते हैं तो बिल्कुल प्लेन क्यों काटता है? क्योंकि वो प्लेन से कटता है. प्लेन होता है जो फिगर जो है, प्लेन मतलब प्लेन इन द सेंस कि जब आप ये, जैसे ये क्यूब है, ये एक प्लेन सरफेस है, इसे काटोगे तो प्लेन निकलेगा. इसके कारण ये नहीं है कि वीकली बॉन्डेड है, इसके कोई मैटर नहीं करता कि वो क्लीन शो कर रहा है. स्ट्रांगली बॉन्डेड, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि बॉन्ड टूटेगा नहीं टूटेगा, जल्दी टूटेगा लेट. स्फेरिकल सिमेट्रिकल के लिए अरेंज इन द प्लेन में अरेंज होने के कारण. प्लेन इन द सेंस कि पर्टिकुलर सिमेट्रिक ये प्लेन्स हैं. ये देखो जैसे हम ये बनाते हैं ना, इसका लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, तो एक ये प्लेन है जहाँ पे हम बना सकते हैं. ये है, जैसे ये प्लेन नहीं है, ये है, ये प्लेन नहीं है, ये एजेस बन रही है. ये क्या है? ये कर्व है, ये कर्व्स हैं, स्मूथ कर्व्स हैं. ये प्लेन है जो आपका प्लेन की शेप में बनता है. और आपका बाकी तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से इसमें. अच्छा, एक 74 क्वेश्चन है, इसका एक डेफिनेशन है, आई थिंक ये आपका वहाँ पे यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. पॉलीमॉर्फिज्म. तो उसका डेफिनेशन ही है, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू अज्यूम इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स इज पॉलीमरिज्म. एक होता है आइसोमेरिज्म भी होता है, बट आइसोमेरिज्म नहीं है ये. डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे होता है. जो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है वो यही है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट सॉलिड का डिफरेंट, इन डिफरेंट अरेंज, मतलब इन डिफरेंट कंडीशंस. आइसोमेरिज्म तो ये होता है कि आप वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के स्ट्रक्चर्स आपको दे रखे हैं, आप वो एक ही कंपाउंड को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में लिखना इज आइसोमेरिज्म. लेकिन यहाँ क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली मतलब मैक्सिमम, पॉली मतलब डिफरेंट, आइसो मतलब सेम. तो सेम वाले स्ट्रक्चर को आइसोमेरिज्म में रहता है. पॉली मतलब डिफरेंट,
स्ट्रक्चर डिफरेंट कंडीशंस पे, तो पॉलीमरिज्म। तो ये डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक में भी यूज करेंगे। 74। दैट्स इट। आई थिंक इतने ही आपके इसमें कवर हो चुके हैं क्वेश्चंस, बट थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि इसमें अभी जो प्रीवियस ईयर कर तो लिए, वी नीड सम मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब। फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम मतलब आपसे पूछ रहा है कितने कितने कितना परसेंटेज है पैकिंग फ्रैक्शन में सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक में मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल क्यूबिक में होता है वो हमारा 52% पैकेजिंग एफिशिएंसी होती है, या 0.52 लिख सकते हो अगर परसेंटेज में नहीं निकालना तो। लेकिन उसने पाई की फॉर्म में दे रखा है। ये पाई इसलिए दे रखा है क्योंकि जब हम ड्राइव करते हैं ना, तो पाई की फॉर्म में आता है ना, वॉल्यूम आता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको ड्राइव नहीं करना, आप सिंपली पाई का वैल्यू पुट करो, क्या है 3.14/6। सिंपली पाई का वैल्यू पुट करो, तो पाई का वैल्यू पुट करने पर क्या आंसर आता है आपका 0.52 समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब यस इतना ही आता है, वो ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड इज जनरली ड्यू टू एफ सेंटर। बताया था आपको कि एफ सेंटर जनरली क्रिएट करते हैं मेटल नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स बताए थे आपको। नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आपको बताया था कि क्या होता था कि जो हमारा मेटल होता था उनका जो रेशियो होता था वो अलग हो जाता था, वो स्टैइकोमेट्रिक बना नहीं रहता था। और एक्चुअली क्या होता था, जैसे NaCl है, तो NaCl में से हमने बहुत सारे NaCl हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दो ही बना लेता हूँ यहाँ पे। ये तो यहाँ से क्या होता था, इस मेटल के अंदर से, इस आयन क्रिस्टल्स के अंदर से Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन पास कराते थे। Na गैसियस फॉर्म में था, Na लूज कर देता था एक इलेक्ट्रॉन, ये Na इस Cl को अपने साथ ले जाता है, बाहर हो जाता था, और ये इलेक्ट्रॉन इधर ही रहता था, और एक नॉन रेशियो चेंज हो जाती थी कैटायन एनायन की। पहले कितनी थी 3:3, अब एक क्लोरीन चला गया 3:2 हो गई, तो इसलिए नॉन स्टैइकोमेट्रिक बोलते थे। और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, इस इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर नाम देते थे। एफ सेंटर इसलिए बोलते थे, जर्मन वर्ड है, जर्मन में एफ सेंटर को बोला जाता है जो कलर शो करे, तो इसी इलेक्ट्रॉन के कारण कलर शो होता था, तो इसलिए एफ सेंटर। 27 में क्या क्या डाटा गिवन है, इसको अलग ले लेते हैं क्वेश्चन को, 27 को। ट्वेंटी सेवंथ क्वेश्चन देखिए, CSBr crystallize in a BCC lattice. The unit length of edge is this, that is 436.6 पिकोमीटर दे दिया। पिकोमीटर को चेंज करो आप सेंटीमीटर में। गिवन द एटॉमिक मास CS दिस, तो डेंसिटी निकालनी है बेसिकली हमें। डेंसिटी क्या होता है, Z इंटू एम एंड A क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये याद रखिए आयनिक क्रिस्टल के लिए, और मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए थे। आयनिक क्रिस्टल के लिए CSBr, CSCl, इनके लिए Z का वैल्यू 1 होता है। NaCl, ZnS, इनके लिए Z का वैल्यू 4 होता है। ओके, मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में पहले भी बता रखा है, ये वैल्यू याद रखिए। पर यूनिट लेंथ एक्चुअली आ जाती है। आप देखो BCC दे रखा है ना, आप इसको Z को 2 भी ले सकते हो, लेकिन बाद में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पर यूनिट सेल का डिफरेंस आ जाता है। तो आप उस फंडे में ना पढ़ो, बस ये याद रखो आप। और डेंसिटी आ गया, Z का वैल्यू है 1, M मास होगा, सीजियम एंड ब्रोमाइड को ऐड कर दो 213 बाई ए क्या है 436.6 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ आपको, CBSE में भी काम आएगा, बिकॉज CBSE टाइप न्यूमेरिकल ही है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। 213, 436
0.6 का क्यूब अलग होना है, 10⁻⁻10 का क्यूब अलग होना है। आपने वहां पे फास्ट करनी है कैलकुलेशन, सीबीएसई में कर सकते हो टाइम लेके। 6.023 को 6 ले लो, 10⁻23। ये कैलकुलेशन आप सीबीएसई के पेपर में भी कर सकते हो। अब देखिए 10⁻23, 10⁻−10 कितना हुआ ये 436.6 की पावर 3, ये हो गया 10⁻−30 इंटू 10⁻23, और ये जो 6 था मैं वो इधर लिख लेता हूँ 6। -30 + 23 कितना हुआ 10⁻−7, 213, 6, 436.6 की पावर क्यूब। ये 10⁻7 तो प्लस में चला गया ऊपर, ये इसको छोड़ दीजिए, बचा क्या 213, 6 और इंटू 1/436.6 का क्यूब। नाउ 436.6 का क्यूब कोई नहीं कर सकता, कर सकते हैं बट कैलकुलेशन इतनी लेंथी चल जाएगी, पहले 4 डिजिट को 3 बार कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करना वेरी डिफिकल्ट। तो देखो शॉर्टकट इसका क्यूब कैसे निकालता हूं। आप क्या करिए, मैं इसको एक डेसिमल तक लेके आता हूं, मैं चाहता हूं कि ये 4.3 समथिंग बन जाए। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ओके, अब ये 10 की पावर 2 डेसिमल, 2 डेसिमल इधर तक ले जाएगा, ये डेसिमल है ना, हो जाएगा 4.366 इंटू 10⁻2 का क्यूब। 4.366 को मैं 4.3 यूज करता हूँ, 4.3 यूज करता हूँ, और जो बाहर क्यूब है वो दोनों का क्यूब अलग अलग हो गया, इसका क्यूब अलग, इसका क्यूब अलग। अब 4.3 को मुझे 3 बार जरूर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 4.3 को मैं 3 बार जरूर कैलकुलेट करूंगा। मैं आपके सामने यहाँ पे कर देता हूँ 9, 12, 16, 17, 1849, 18.49 आएगा। और फिर इसको मैं दोबारा मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 4.3 से, 9 3 27, 12 14, 24 25, 5 36, 16 19, 32 33, 7, 79.5 आ रहा है, 79.507 आ रहा है, 79.507। अगेन 5 टर्म है, मैं सिर्फ 2 डिजिट तक ही रखूंगा। अब मुझे पता है 79.5 मेरा आंसर आया है, आप इसको 79 मत लेना, रीजनिंग है उसके पीछे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपने 4.30 लिया था, एक्चुअल में आपका 4.36 था, तो बड़ा लेना था, लेकिन आपने छोटा लिया। तो अब वो बड़ा जो कर सकते थे वो इंक्रीज यहाँ कर दो, 79.5 को 79 लेते हुए 80 ले लो, वो ये आपका कवर कर देगा। अगर आप इसको 79 ले लोगे और पीछे हो जाएगा। रीजन क्यों? ये आपने कम लिया था, कैलकुलेशन में थोड़ा बढ़ा दिया, तो ये आ गया आपका 80 इंटू 10⁻6। तो अब आप क्या करेंगे, 213 6 इंटू, इसका आंसर क्या आया 80 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻7, 670 कैंसिल होगी, 60 इससे कैंसिल हुई, 10 इससे कैंसिल है, क्या बचा 213/48। अब जरा आप 213 को 48 से डिवाइड करके देखें, 213 को 48 से, तो 48 आई थिंक ये 4 से जाएगा, 4 इज 32, 19, हाँ, फिर 0.0, फिर ये 5 से जाएगा, 4 5 8 40, 22 ना, 4 से जाएगा, 4 1 4 8 32, 19, जो भी आएगा। मेरा आंसर तो क्या आ गया 4.4 समथिंग आ गया। जरा ऑप्शन में देखें हमारा क्या है, देखो ये है 42.5, नहीं 42 तो मेरा आ ही नहीं रहा, मेरा तो 4.4 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग भी नहीं आ रहा, 4 पॉइंट समथिंग है। देखो इनका है 4.25, मेरा है 4.40, सिर्फ 15.15 का फर्क है, सिर्फ 0.15 का डिफरेंस आया मेरे और इनके आंसर में, अप्रोक्सीमेशन मारने के बाद, और ये कोई कैलकुलेशन लेंथी नहीं थी। तो ऑप्शन इज डी, यूज इट फॉर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो एंड सीबीएसई ऑल्सो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको सीबीएसई में तंग करेंगे जिसमें आप ए क्यूब का वैल्यू आपको निकालना है। ओके देखिए 24th क्वेश्चन नीट में,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ NaCl इज डॉप्ड विद 10⁻⁻4 मोल % ऑफ SrCl2, मैंने आपको बताया था ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट का कि Na+Cl- का क्रिस्टल है हमारे पास। अब इसको अगर आप हीट करेंगे विद SrCl2 की प्रेजेंस में, तो 2 Na पॉजिटिव यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि प्लस 2 Na पॉजिटिव पे चार्ज कितना है, +2 का, और Sr पे कितना, जब Sr टूटेगा तो Sr+2 2Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो 2 Na पॉजिटिव की जगह Sr+2 ले लेगा। लेकिन Sr+2 एक ही लेगा तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली वो यही पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंसी। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंसी का मतलब क्या है, कैटायन वैकेंसी, ये कैटायन यहाँ से निकला है, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी का मतलब क्या है कि कैटायन कितनी वैकेंसी हुई, कितनी वैकेंसी हुई 1 मोल में। ये कंसंट्रेशन का मतलब है यहाँ पे। कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंसी मतलब कितना वैकेंसी क्रिएट हुआ और टोटल 1 मोल के अंदर, वो है कंसंट्रेशन वैकेंसी। अब क्वेश्चन दे रखा है 10⁻⁻4 मोल % ऑफ SrCl2, दैट मीन्स 100 मोल अगर आप NaCl के लेते हैं तो उसके अंदर 10⁻⁻4 मोल डॉप्ट करते हैं। डॉप्ट मतलब उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो हमें 1 मोल के अंदर चाहिए, तो 1 मोल NaCl के लिए कितने डॉप्ट होंगे, ये 100 नीचे आ जाएगा, इतने SrCl2 डॉप्ट करेंगे। दिस इज 10⁻², ये 2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10⁻⁻6। अब 10⁻⁻6 SrCl2 डॉप्ट करेंगे, और आपको पता है SrCl2 10⁻⁻6 लिया है, तो ये ब्रेक होके ऐसे होगा, और जितना यहाँ है उतने ही यहाँ पे बनेंगे, ये 2 टाइम्स बनेगा। लेकिन Cl से हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो Sr+2 कितने बने 10⁻6, और एक Sr+2 डालने पर, ये देखिए, एक Sr+2 डालने पर एक ही वैकेंसी क्रिएट होती है। एक Sr+2 डाला तो एक ही वैकेंसी क्रिएट हुआ, Na पॉजिटिव 2 निकले हैं लेकिन वैकेंसी एक क्रिएट हुई है। दैट मीन्स 10⁻⁻6 Sr+2 निकलेंगे तो वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी कितनी क्रिएट होंगी 10⁻⁻6। तो इतनी वैकेंसी क्रिएट करेगा कौन, Sr+2। इतनी वैकेंसी मतलब इतने मोल, 10⁻⁻6 मोल वैकेंसीज क्रिएट होंगी, इतनी मोल्स की वैकेंसी क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मोल्स में ही चल रहा है, स्टार्टिंग में ही गिवन ये हमें कि इतनी मोल्स की इतने मोल्स हैं, तो ये जो हमने निकाला 10⁻6, इतनी मोल्स वैकेंसी क्रिएट होगी, इतने मोल्स, एक मोल इतने मोल्स क्रिएट होंगे 10⁻⁻6 मोल। और कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन वैकेंसी जितनी क्रिएट हुई डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ NaCl। वैकेंसी कितनी क्रिएट हुई 10⁻⁻6 मोल, और एक मोल में कितने एटम, इतने एटम, डिवाइड बाय 1 मोल NaCl का। तो 1 मोल NaCl में 6.023 इंटू 10⁻23 में से 6 माइनस कर दें आप, 17, इतनी वैकेंसीज क्रिएट हुई है पर मोल ऑफ NaCl, पर मोल ऑफ NaCl। तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया 6.023 से, तो रीजन यही है कि जो आपका 10⁻⁻6 मोल वैकेंसी क्रिएट हुई है, और एक मोल में इतने एटम, तो उसको इतने एटम की वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक मोल NaCl में इतनी सारी वैकेंसी दिखेंगी। अगर आपको मोल में पूछे कि कितनी मोल वैकेंसी क्रिएट होंगी तो इतनी मोल वैकेंसी क्रिएट होंगी, और विदाउट मोल पूछे कि कितने होल्स वैकेंसीज होंगी, सिंपली नंबर्स कितने होंगे, तो ये नंबर है पर मोल। ओके, देखिए एक सिमिलर क्वेश्चन है, दिस वाज आस्क्ड इन AIPMT 2008 मेंस में, 2 एग्जाम्स होते थे तब,
तो उसमें मेंस में ये पूछा गया एंड वेरी इंपॉर्टेंट सम और कॉन्सेप्चुअल भी थोड़ा सा समझने वाला है। Al+3 replaces Na positive at the edge center of NaCl। देखिए NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो FCC स्ट्रक्चर होता है NaCl का, और जो Na प्रेजेंट होता है वो एजेस पे होता है, मतलब वॉइड्स की पोजीशन जो होती है वो Na पॉजिटिव लेता है। तो वॉइड्स होते हैं बॉडी सेंटर में और एजेस पे। टोटल एजेस होती हैं 12 और एक एज शेयर करता है 4 यूनिट सेल, मतलब एक एज का जो एटम होगा वो 4 से शेयर हो रहा है। तो टोटल एटम्स या टोटल Na पॉजिटिव इन एजेस कितने होंगे? 12 1/4 दैट इज 3। ओके, तो एजेस में टोटल Na हमें कितने मिलेंगे? 3, मतलब ये पूरा यूनिट सेल है, इसमें Na पॉजिटिव एजेस में कितने होंगे? ये 4 दिख रहे हैं 12, पर 12 अवेलेबल नहीं है। कितने अवेलेबल होंगे? 3, और एक बॉडी में होगा। तो टोटल Na पॉजिटिव हमारे पास अवेलेबल होंगे 4। अब देखो क्वेश्चन में बोलता है कि Al ने किसको रिप्लेस किया? Na पॉजिटिव एट द एज सेंटर। दैट मीन्स ओनली एजेस, जो एजेस पे Na पॉजिटिव है उसी को रिप्लेस किया है, उसी को रिप्लेस किया है। तो टोटल Na पॉजिटिव हमारे पास कितने हुए? 4। ओके, अब एक Na पॉजिटिव, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, थोड़ा मैथमेटिकली जाता है। टोटल Na पॉजिटिव 4 है। अब मैं चाहता हूं कि एक Na पॉजिटिव इन चारों में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक Na पॉजिटिव इन चारों में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1 Na पॉजिटिव इन 4 Na पॉजिटिव में कितना है? एक Na का योगदान 4 में कितना है? कैसे निकालते हैं? ये कितना है? 1, और टोटल कितने हैं? ये 4। तो इसकी हिस्सेदारी इन 4 एटम में 1/4 है। इसकी कितनी है? 1/4। इसकी कितनी है? 1/4। तो तीनों की आपस में कितनी हुई? मतलब तीनों की मिला के कितनी हुई? इन तीनों का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 3/4, है ना, 4 एटम में। अगर मैंने आपके पास एटम ले लिए 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ Na पॉजिटिव, अब इसमें इन तीनों की हिस्सेदारी कितनी होगी? 3/4। देख लो, है ना, ये मैंने ऊपर बताया, जैसे 4 में एक की हिस्सेदारी 1/4, 3 की हिस्से 3/4, तो इतने एटम में कितनी हिस्सेदारी होगी? इनकी 3/4 हिस्से होगी इन तीनों की। बाकी जो 1/4 हिस्सा बच गया, चारों में इक्वली बट गई ना चीजें, तो जो एक 1/4 हिस्सा बच गया वो ये ले जाएगा। तो मुझे 3/4 की हिस्से चाहिए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 4.517 × 10⁻23, मतलब ये मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करके। तो इसका मतलब जो ये 3 Na पॉजिटिव हैं उनकी हिस्सेदारी वो मिला के इतने एटम्स बनाते हैं, इतने एटम्स बना रहे हैं मिला के। मैं 3 का क्यों ले रहा हूं? क्योंकि Al+3 3 Na को रिप्लेस कर रहा है, 3 Na+ को रिप्लेस करता है जो एज सेंटर में है, और उन तीनों में रिप्लेस करके एक जगह बैठ जाता है और 2 वैकेंसी क्रिएट कर देता है। कितनी वैकेंसी क्रिएट करता है? 2 वैकेंसी। तो आगे देखते हैं कि एक Al पॉजिटिव, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 Al+3 विल रिप्लेस कितनों को? 3 Na पॉजिटिव, इतनों को वो रिप्लेस कर रहा है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो 1 वैकेंसी, एक वैकेंसी विल बी ऑक्युपाइड बाय किसके द्वारा, किसके थ्रू? Al+3। एक वैकेंसी तो ये ले जाएगा यहां से। कितनी बची? रिमेनिंग 2 वैकेंसी अभी भी बच गई। अच्छा, अब ध्यान से देखें, इन 3 वैकेंसी में से, वही बात, इन 3 वैकेंसी में से एक वैकेंसी की कितनी हिस्सेदारी है?
1 वैकेंसी कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन है 1/3, एक है टोटल 3 तो एक की 1/3। 2 वैकेंसी की कितनी हिस्सेदारी है, 2 वैकेंसी का कितनी हिस्सेदारी 2/3, बाकी 1/3 जो है वो तीसरी वाली है जिसपे L3 बैठा हुआ है। ओके, तो अब मेरे पास कितने एटम्स बचे हैं, ये जो ये 3 वाले हैं ऐसे ऐसे 4.517 इंटू 10⁻23, ये 3 वाले ऐसे ऐसे मेरे पास बैठे हुए हैं और वैकेंसी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है 2/3, तो इतने एटम्स में कितना कंट्रीब्यूट करेगी इंटू 2/3। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। रिपीट रिपीट लेक्चर, इसको दोबारा देखो, इस वीडियो को दोबारा समझो। ओके, कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी और व्हाट्सएप योर डाउट, इसी क्वेश्चन को लेके इस पे मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। माय नेम इज दीपक नेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।